Hi guys, good afternoon, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Please confirm if you guys can see the screen board clearly. I think yes, we all can see the board clearly. Yes, sir. Okay, great. So in the previous lecture हम लोग ने gas laws खत्म किए थे. आज मेरा laptop मेरे पास नहीं है, so I'll be taking a lecture like this. Anyway, so the previous lecture we had completed the gas laws. सारे gas laws देख लिए थे, हर एक का graphical representation भी देख लिया था. And how to use those gas laws in competitive exams वो भी देख लिया. बराबर है. अभी आज हम लोग क्या करने वाले हैं, we'll go further with properties of gas. The topic is measurable properties of gas. Okay, measurable properties of gas की कौन सी properties है गैस की जो हम लोग measure कर सकते हैं, जो हम लोग calculate कर सकते हैं. Okay,
एंड आफ्टर दैट वील टेक अप द लास्ट टॉपिक. देखते हैं अगर आज के लेक्चर में टाइम मिलता है तो आज के लेक्चर में, वरना फिर अगले लेक्चर में. सो 5 बेसिक मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस जो हम लोग पहले भी एक बार कर चुके हैं इन चैप्टर नंबर 1 and 2. Some students are not there, so nothing to worry. I'll cover it right now once again. Okay. The first measurable property of a gas is the weight of the gas. Okay, the first measurable property is the weight of the gas, weight or mass. Okay, so weight या फिर mass हम लोग जो कैलकुलेट कर सकते हैं गैस का, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत ही सिंपल तरीका है. आप लोग भी इमेजिन कर सकते हो, बहुत ही स्टैंडर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है. एक खाली सिलेंडर लिया जाता है, खाली सिलेंडर को वजन किया जाएगा, या खाली कंटेनर. सो देयर विल बी एन एम्प्टी कंटेनर. देयर विल बी एन एम्प्टी कंटेनर. उसका वेट निकाला जाएगा W1. मतलब एक खाली सिलेंडर लिया है और उसका वजन निकाला है W1. ओके, और फिर वही सिलेंडर में गैस डाला है और उसका वजन फिर से निकाला है. ओके, वही सिलेंडर में गैस डाल के फिर से. सो गैस प्लस द कंटेनर. अब दोनों का वजन एक साथ निकाला, which is W2. So can you tell me, common sense, according to you, what should be the weight of the gas? W2. अगर सिर्फ कंटेनर का वजन W1 है और गैस प्लस कंटेनर का वजन W2 है, तो W2 minus W1. सॉरी, W2 minus W1. वेरी गुड, एग्जैक्टली. सो सिंपल सी चीज है, वेट ऑफ द गैस will be equal to W2 minus W1. So very simple straightforward step, कुछ ज्यादा rocket science है नहीं. Okay, and as we know usually हम लोग गैस को कैलकुलेट करते हैं, मास को कैलकुलेट करते हैं in terms of kg. So the unit is 1 kg. kg अगर नहीं हुआ तो ग्राम्स में भी हो सकता है, which is 10⁻³ grams. and कभी कभी ग्राम्स नहीं हुआ तो मिलीग्राम्स भी हो सकता है, which is 10⁻⁶ milligrams. Okay, so this is the basic conversion of mass. या तो किलोग्राम यूज करो, या तो मिलीग्राम यूज करो, या तो मिलीग्राम्स यूज करो. ओके, सो वेट ऑफ द मास इज एम्प्टी कंटेनर का पहले वजन, सॉरी, वेट और गैस, वेट और मास ऑफ द गैस. तो सबसे पहले एम्प्टी कंटेनर का वजन निकाला जाएगा, विच इज W1. उसमें गैस डाला जाएगा और फिर से उसका वजन निकाला जाएगा, विच इज W2. तो सर अभी ऑब्वियसली कंटेनर का वजन W1 है, गैस प्लस कंटेनर का वजन W2 है, तो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो गैस का वजन रहेगा. ओके, एंड वेट कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ kg, grams or in milligrams. All right, the next one we have is volume. कोई मुझे बता सकता है इजी वॉल्यूम ऑफ द गैस कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनीबॉडी? लॉजिक, इसमें कोई साइंस इन्वॉल्व नहीं है. Anyone? How do we calculate the volume of the gas? तो वॉल्यूम ऑफ द गैस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो कंटेनर है वही गैस का वॉल्यूम है, बराबर है. एज वी नो ये वॉल्यूम, गैस क्या करता है, गैस विल ऑक्यूपाई द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, बराबर है. गैस विल ऑक्यूपाई द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. So because it is occupying the entire volume of the container, okay, because it is occupying the entire volume, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है. Okay, so very easy, volume of the gas is as good as the volume of the container. Okay, volume of the gas is as good as the volume of the container. अब वॉल्यूम की स्टैंडर्ड यूनिट्स हम लोग क्या क्या है अपने पास? We have 1 मीटर क्यूब. मीटर क्यूब के बदले हम लोग डेसीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं, तो 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, डेसीमीटर क्यूब इज एज गुड एज लीटर. ओके, जो लीटर्स होता है वो डीएम क्यूब होता है, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, एंड सेंटीमीटर क्यूब इज मिलीलीटर. ओके,
So we have 1 meter cube, 10 raised to 3 decimeter cube, 10 decimeter cube is liter, and 10 raised to 6 cm cube. Cm cube is milliliter. Okay. So वापस से measurable properties of a gas, weight or mass and volume. There are 3 more properties. पहले ये 2 लिख लीजिए, फिर आगे के 3 देखते हैं. We done? एक Yes, मिनट sir. एक मिनट हो गया सर. Okay. So ये हो गए first 2 measurable properties, weight and volume. Moving on to the next 2 measurable properties. The next 2 measurable properties. Okay. The third one. So ये हो गया weight and volume. अभी third one हम लोग देख रहे थे density. Density में क्या आ जाएगा? Density is mass upon volume. As we all know, density is mass upon volume. Okay, और मास के भी अपन ने देखे 2-3 यूनिट है, वॉल्यूम के भी देखे अपन ने 2-3 यूनिट है, तो हल्का सा वेरिएशन आएगा डेंसिटी के फॉर्मूले में, यूनिट टू यूनिट चेंज हो सकता है. सो द फर्स्ट वन, एज वी नो डेंसिटी का सिंबल है रो, विच इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो मैं डेंसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, एसआई यूनिट के हिसाब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा वो. ओके, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब. बट अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमको यूज नहीं करना है तो क्या यूज कर सकते हैं? सो सर क्या हो सकता है? देखो, डेंसिटी 1 kg पर मीटर क्यूब. ओके, अगर आप चाहो तो उसको ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो. लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि 1 किलो कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम्स होता है, 10 raised to 3.
और 1 मीटर क्यूब कितना डीएम क्यूब होता है? वो भी तो 10⁻³ ही होता है। तो 10⁻³ 10⁻³ अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1 ही बचेगा ना। सो अच्छी बात यह है कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखो या 1 ग्राम पर डीएम क्यूब लिखो, इट्स द सेम थिंग, ओके, बिकॉज उनका कन्वर्जन फैक्टर 1 है, ओके, बट दैट इज नॉट द केस विद ग्राम्स पर ml. This is grams per liter, okay, we should know that this is grams per liter, which is not the case with grams per ml. Now what happens with grams per ml? 1 kilogram per meter cube is equals to 1 kg is how many grams? Grams per cm cube. 1 kg is 10⁻³ grams. And 1 meter cube is how many cm cube? अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा 10⁻⁶. ये 10⁻⁶ जब ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, ओके, 10⁻⁶ ऊपर तो -6 हो जाएगा। इधर 10⁻+3 है और ये -6 आएगा। व्हाट इज +3 -6? -3. -3। तो 1 kg per meter cube is 10⁻³ grams per centimeter cube, which is grams per ml, ओके। सो यहाँ पर अगर आप इस एग्जाम्पल में कंसिडर करते हो, इन दिस एग्जाम्पल, अगर मैं 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखता हूं, I can also write it as 500 grams per dm cube. But अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 500 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, तो मुझे 10⁻³ करना पड़ेगा, which is 0.5 grams per cm cube. Okay, I hope you have got the conversion. Okay, किलोग्राम टू मीटर क्यूब एंड ग्राम टू डेसीमीटर क्यूब सेम ही है, 1 का ही कन्वर्जन फैक्टर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट किलोग्राम टू मीटर क्यूब टू ग्राम्स पर सीएम क्यूब 10⁻³ का कन्वर्जन है, ओके। सो प्लीज राइट दिस डाउन। डेंसिटी, सर आपका स्क्रीन ही हट गया। सॉरी, I hope it is visible to all.
सर हो गया. Okay, others done? Yes, sir, एक done. एक मिनट. Okay. So the next one we have with us after density is the next one, temperature. Okay, टेम्परेचर का डिटेल्स हमने एक बार पढ़ा था ऑलरेडी, तो मैं अभी एकदम इन डेप्थ नहीं जा रहा, बट आपको ओवरऑल फिर भी फॉर्मूले और अलग अलग यूनिट समझा देता हूँ फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स. टेम्परेचर के 3 प्राइमरी यूनिट्स है. एज वी ऑल नो, डिग्री सेल्सियस हो सकता है, डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है और डिग्री केल्विन हो सकता है. सॉरी, केल्विन हो सकता है. ओके, व्हेन अ टेम्परेचर इज इन केल्विन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. Okay, absolute temperature is also called as Kelvin temperature, or other way around, कि Kelvin temperature is also called as absolute temperature. अभी जो ज्यादातर प्राइमरी कन्वर्जन है, that is between degree to Fahrenheit and degree to Kelvin. तो मैं वो दोनों कन्वर्जन का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ कि क्या यूजुअल कन्वर्जन है. If you want degree Celsius to Kelvin, तो बहुत सिंपल है. केल्विन इज नथिंग बट डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. वो भी 0.15 जो लिखा है सिर्फ डेरिवेशंस में या लॉज लिखते समय, स्टेटमेंट्स लिखते समय काम आएगा. प्रैक्टिकलिटी में मतलब न्यूमेरिकल्स करते समय आप 273 ही लिखेंगे तो भी काफी है. ओके, तो अगर मैं कहता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, मेरा रूम टेम्परेचर अभी से 25 डिग्री सेल्सियस है, सो केल्विन इज गोइंग टू बी 25 plus 273, which is going to be 298. So I can clearly say that 25 degrees Celsius is 298 Kelvin. Okay, 25 degrees Celsius is 298 Kelvin. तो बहुत ही सिंपल कन्वर्जन है, ये रहा. Kelvin is equals to degree Celsius plus 273. Okay, और वैसे ही अगर आपको फ़ारेनहाइट चाहिए, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट चाहिए, so the formula is like this, that degree Fahrenheit is equals to 9 upon 5 into degree Celsius plus 32. ये उसका फॉर्मूला है, 9 upon 5 into degree Celsius plus 32. तो अगर मैं कहता हूँ कि अपना रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू हाउ मच? तो 9 upon 5 into 25 plus 32. तो ये 5 और 25 कैंसिल होके 5 बचेगा. 9 5 45, 45 plus 32 77. तो डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना आएगा? 77 आएगा. Therefore you can simply say 25 degree Celsius is 77 degree Fahrenheit. ओके, सो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको पता रहने चाहिए, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन and degree Celsius to Fahrenheit. Okay, these are the two major most commonly used formulae.
We done? Yes, sir. Yes, sir. हेलो सर, आपने मार्जिन को निकाल दिए? हाँ, उसका नाम अलग था और वो एबी करके कोई है, उसको भी बोल ही दे ठीक नाम से आने को। डन सर। ओके, all right, so the next one we have is pressure. ओके, प्रेशर भी वी ऑल नो, मैं सीधा सीधा यूनिट्स लिखवा रहा हूँ आपको। प्रेशर हम लोग बहुत सारे तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बहुत काम की चीज भी है। मैंने आपको आर के वैल्यू के टाइम पे भी बताया था कि आर के 3 वैल्यूज होते हैं। हैव यू डन द आइडियल गैस इक्वेशन? राइट, हम लोग ने पिछले लेक्चर में आइडियल गैस इक्वेशन किया था ना। हाँ सर। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। हाँ सर। हाँ, सो तभी भी मैंने आपको कन्वर्जन बताया था कि प्रेशर वॉल्यूम का कैसे कन्वर्जन होता है। वापस से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। प्रेशर अकेला रहेगा तो यूजुअली प्रेशर हम लोग एटमॉस्फेयर में ले सकते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। तो ये वो आर की सेकेंड वैल्यू 0.08206, बट 1 एटमॉस्फेयर इज हाउ मेनी पास्कल्स? तो 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 into 10⁵ पास्कल्स। ओके, तो अगर आप 1 एटमॉस्फेयर लेते हो तो अपन आर की वैल्यू 0.08 लेते थे, और अगर आप पास्कल्स लोगे तो आर की वैल्यू 8.314 लेनी है। ओके, ये कॉमनली यूज्ड यूनिट्स है दोनों। ओके, अभी लेस कॉमनली यूज्ड यूनिट्स में क्या क्या आता है? तो लेस कॉमनली यूज्ड यूनिट्स में 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। ओके, 760 mm ऑफ मर्क्यूरी which is also equal to 760 torr. Okay, 760 mm of mercury which is also equal to 760 torr, and 1 atmosphere can also be written as 1 bar. Okay, 1 atmosphere can also be written as 1 bar. So there are in all 5 different units as you can clearly see. एक एटमॉस्फेयर है, एक पास्कल्स है, mm of hg है, टॉर है और बार है। ओके, 5 अलग अलग यूनिट है, बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स आर एटमॉस्फेयर एंड पास्कल्स। ओके, और उसके बाद अगर अपन केमिस्ट्री लेवल पे देखेंगे तो mm of hg। ये बार और टॉर यूजुअली बहुत कम यूज किया जाता है एट केमिस्ट्री लेवल। ओके, टॉर इज अ हार्डकोर फिजिक्स यूनिट। वैसे तो और बहुत सारे प्रेशर के यूनिट्स होते हैं, psi करके भी होता है। ओके, बट वो सब अपन अभी यूज नहीं कर रहे, अपन कॉमनली यूज यूनिट्स देख रहे हैं। ओके, एटमॉस्फेयर एंड पास्कल्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, सो प्लीज राइट दिस डाउन।
हो गया सर. Okay. The next one, the last one is diffusion. Okay, diffusion क्या है? Diffusion is ability to mix. Okay, the ability to mix with the other system, with the entire system. तो अभी आप कॉमन सेंस लगाओ, ये आप भी आंसर कर पाएंगे कि अगर बहुत ट्रैफिक जाम हो गया है तो कौन सी व्हीकल है जो बहुत आसानी से क्रॉस कर पाएगी, बाइक या ट्रक? व्हाट विल बी इजियर? बाइक. वाई बाइक? क्योंकि सर बाइक की जो साइज होती है वो छोटी होती है. एग्जैक्टली वही यहाँ पे होने वाला है कि सर जो मॉलिक्यूल छोटा है वो इजीली मिक्स हो जाता है, इजीली घुस जाता है. बराबर है. सो डिफ्यूजन में एक सिंपल सी चीज है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन. रेट मतलब वही हो गया ना, स्पीड हो गया. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, स्पीड मतलब नीचे टाइम आने वाला है. As you know, rate is equal to something upon time. Rate मतलब speed and it is always with respect to time. और ऊपर क्या आएगा? Amount of the gas diffused. Amount लिख सकते हो या quantity भी लिख सकते हो. Amount of the gas diffused. Okay. अब ये जो amount है ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सर ये आप ग्राम्स में कैलकुलेट कर सकते हो, ये आप लीटर्स में कैलकुलेट कर सकते हो, और ये आप मोल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो. मतलब आप सर 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम भी बोल सकते हो कि यार अच्छा 5 मिनट में 10 ग्राम गैस चला गया. आप ऐसे भी बोल सकते हो. आप बोल सकते हो 5 मिनट में 15 लीटर गैस चला गया. आप लीटर में भी बोल सकते हो और आप मोल्स में भी बोल सकते हो 5 मिनट में 50 मोल गैस चला गया. आप मोल्स में भी बोल सकते हो. सो चॉइस आपकी है कि अमाउंट का यूनिट क्या रहेगा. इट कैन बी ग्राम्स पर सेकेंड, इट कैन बी लीटर्स पर सेकेंड, और इट कैन बी मोल्स पर सेकेंड, क्योंकि टाइम की यूनिट तो सेकेंड रहने वाली है पक्का वाला. ओके. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन कि कितना स्पीड में गैस डिफ्यूज होता है इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम. अब आपने खुद बोला कि सर बाइक का डिफ्यूजन फास्टर होगा बिकॉज बाइक की साइज छोटी है. So formula is given like this, that the rate of diffusion is inversely proportional to under root of molecular weight. तो कॉमन सेंस है ना कि अगर मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा. सिमिलरली रेट ऑफ डिफ्यूजन इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द गैस. कि डेंसिटी अगर कम होगी तो भी डिफ्यूजन फास्ट होगा. ओके. सो वंस अगेन डिफ्यूजन क्या है? एबिलिटी टू मिक्स. तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिख देता हूँ. ओके. इन जनरल ना एकदम साधारण है. डिफ्यूज मतलब कितना इजीली मिक्स होता है, और डिफ्यूज होना मतलब अंदर जाना. वैसे ही एक और वर्ड है कॉल्ड एफ्यूजन. EFF. इधर DIFF है, उधर EFF है, एफ्यूजन. एफ्यूजन मतलब बाहर निकलना. ओके. अंदर जाना इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ट्रैफिक के अंदर जाना इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और ट्रैफिक से बाहर निकलना इज कॉल्ड एफ्यूजन. EFF. दोनों का फॉर्मूला, दोनों का रिलेशनशिप सेम है. ओके. कभी कभी आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन के टर्म्स में दिया जाएगा, कभी कभी आपको रेट ऑफ एफ्यूजन के टर्म्स में दिया जाएगा. ओके. ध्यान रखना. एफ्यूजन EFF. ओके. इसका मतलब बाहर निकलना. डिफ्यूजन मतलब अंदर आता है, एफ्यूजन मतलब बाहर निकलना. ओके. Please write this down. The last measurable property of the gas, which is diffusion.
सर हो गया. Okay. Others? Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. Okay, so ये हो गया अपना rate of diffusion. So we have done 6 measurable properties of a gas. We studied mass, we studied volume, temperature, pressure, density, and rate of diffusion. Now once again going to our formula जो हमने पिछले lecture में देखा था, PV is equals to nRT. Okay, ये equation का नाम क्या था? If you remember, it was the ideal gas equation. Okay. नाउ सीन ये हो जाता है कि आइडियल जब वर्ड यूज करते हैं, आइडियल मींस परफेक्ट, बराबर है. आइडियल मींस परफेक्ट गैस. ओके, आइडियल मींस परफेक्ट मतलब एकदम बढ़िया, कि आपको जैसा चाहिए एग्जैक्टली वैसा. ओके, एग्जैक्टली हाउ यू वांट. कि भाई एक जैसे हम लोग अगर बात करें एक आइडियल टीचर की या एक आइडियल स्टूडेंट की, हम हमारा ही एग्जांपल ले लेते हैं, फॉरगेट अबाउट बाकी दुनिया. ओके, सो एक आइडियल स्टूडेंट की बात करें तो कैसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, प्रेफरेबली सारा काम टाइम पे कर रहा है, लॉग इन टाइम पे कर रहा है, कंसिडरिंग द ऑनलाइन क्लास, होमवर्क करके आ रहा है, फालतूगिरी नहीं कर रहा है, एक बार बोलने पे नाम चेंज नहीं कर रहा देता है, कि बोल दिया है कि भाई ठीक से बिहेव करो, तो आइडियल स्टूडेंट होता है. बट अपने को मालूम है कि परफेक्ट स्टूडेंट्स होते नहीं. आपके सामने एग्जांपल भी है जो उन लोग को मैं हकाल देते रहता हूँ क्लास से, बराबर है. सो आइडियल स्टूडेंट्स इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. वैसे आइडियल टीचर भी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. ओके, कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन टीचर से क्या क्या रहती है और तुमको मिलता क्या क्या है. सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर. सो एनीवेज, तो इन शॉर्ट में यह कहना चाह रहा हूँ कि परफेक्ट या आइडियल चीज करके कुछ होती नहीं. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज आइडियल. Okay, in the world also, in this environment also, ideal gas करके कुछ नहीं है. Okay, so what do we have? अपने पास जो gases available है, they are real gases. Okay, they are real gases. वो होता है ना अपना expectations versus reality. Instagram पे काफी सारे मीम देखते रहेंगे. So ideal is our expectation, and this is what we get. Okay, so expectation is ideal gas equation, but in reality, what happens? You know, in reality, PV is not equal to nRT. Okay, in reality, PV is not equal to nRT for real gases. तो equal करने के लिए कुछ factor डालना पड़ेगा, and therefore we put a factor. PV is equals to Z nRT. This Z is called as a compressibility factor. Okay, the Z is called as a compressibility factor. Alright, अभी ये Z का क्या यूज करने वाले हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो देखते हैं हाउ टू यूज दिस Z इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. पहले सिर्फ इतना लिख लो कि PV को हम लोग PV NRT को आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, बट रियल गैसेस के लिए PV इज नॉट इक्वल टू NRT. तो हम लोग एक कन्वर्टिंग फैक्टर डालते हैं Z. ओके, यू कैन कॉल इट एज अ रियल गैस इक्वेशन. रियल गैस के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, और आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू NRT हो जाता है. अब यो Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की 3 वैल्यूज है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1. अब उसका कब क्या होगा वो अपन देखते हैं. ओके, सो द फॉर्मूला ऑफ Z कैन बी PV अपॉन nRT. ओके, ये Z की 3 वैल्यूज है जो अभी अपन देखने वाले, पहले इतना लिख लो.
डन सर। ओके, सो अभी ये जो z का सीन है ना वो अपन देखते हैं। आपको फॉर्मूला तो मिल चुका है, z इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन एनआरटी। ओके, सो z इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन एनआरटी में आई विल पुट दैट फॉर्मूला वंस अगेन, z इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन एनआरटी। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेबल बना के अपन डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, सो वी गेट अ बेटर आइडिया। ये प्रेशर का वैल्यू, ये वॉल्यूम का वैल्यू, ये पीवी का वैल्यू और ये एनआरटी का वैल्यू। ओके, लेट मी कंसिडर, देखो n है नंबर ऑफ मोल्स, r तो एक कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी एक वैल्यू है। ओके, अब ये तीनों चीजें मेरे हाथ में है। मैं बोल सकता हूँ 5 मोल है। ओके, r का वैल्यू फिक्स्ड है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। मैं रैंडमली इसको 1000 ले लेता हूँ। ओके, अपने जेब से अभी के लिए इसको मैं 1000 ले लेता हूँ फॉर द टाइम भी। Let's consider pressure is 20 and volume is 50. What is 20 multiplied by 50? Again 1000. So in this case देखो PV is equals to nRT हो गया, दोनों के दोनों का वैल्यू 1000 आया, तो Z का वैल्यू क्या आएगा? इन केस नंबर 1, मैं रीडिंग नंबर 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे। केस नंबर 1, Z is equal to 1000 upon 1000 which is equal to 1. So if Z is equal to 1, if the value of Z is equal to 1, तो PV is equals to nRT हो जाएगा कि नहीं? तो वो अपना कौन सा गैस आ जाएगा? आइडियल गैस हो जाएगा। ओके, अगर Z का वैल्यू 1 आया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल गैस। अभी आगे देखते हैं, केस नंबर 2। ओके, अभी आप देखो, प्रेशर बढ़ाते अपन, प्रेशर बढ़ाते, तो प्रेशर बढ़ाते तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, प्रेशर बढ़ा रहे तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। मैंने प्रेशर 40 कर दिया। ओके, तो आइडियली वॉल्यूम कितना होना चाहिए था? 25 होना चाहिए था। प्रेशर अगर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम हाफ होना चाहिए, यस और नो? सो जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन कि अपन प्रेशर बढ़ा रहे, ऐसे अप्लाई कर रहे और ये 25 होना चाहिए था। ये 25 ना होते हुए प्रेशर का वॉल्यूम कम हो रहा है, 50 पे है, मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ। ओके, और अभी ये 25 पे ना आते हुए 30 पे आके अटक गया। वापस से इमेजिन करो, इसको 25 पे आना है। ओके, ये 40 हुआ है तो इसको 25 पे आना पड़ेगा अगर ये आइडियल गैस होगा तो मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, 50 पे है उसका वॉल्यूम, अप्लाई कर रहा हूँ, 30 तक आया और 30 पे अटक गया। अब इसके नीचे नहीं जा रहा है। ओके, 30 पे अटक गया, अब इसके नीचे नहीं जा रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज, ये 30 हो गया, तो व्हाट इज 40 into 30? 1200, और ये 1000 ही है अभी भी। तो केस नंबर 2 में Z की वैल्यू क्या आएगी? 1200 upon 1000 which will be 1.2, so the Z value is greater than 1। बराबर है कि नहीं? तो अब मुझे बताओ, जस्ट लॉजिक लगाओ, ये गैस कंप्रेस हुआ या नहीं हुआ, या मतलब ज्यादा कंप्रेस हुआ या कम कंप्रेस हुआ? एनीबॉडी? लेस कंप्रेसिबल और मोर कंप्रेसिबल? आइडियली जाना किधर तक चाहिए था? लेस कंप्रेसिबल। यस, लेस कंप्रेस, बिकॉज आइडियली सर वो 25 तक जाना चाहिए था। बराबर है, लेकिन 25 तक गया ही नहीं, आधे में ही अटक गया, वो 30 पे ही अटक गया, 25 तक नहीं गया। ओके, सो इफ द वैल्यू ऑफ Z is greater than 1, if the value of Z is greater than 1, the gas is said to be less compressible। Okay, if the value of Z is greater than 1, the gas is said to be less compressible। केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। लेट्स टेक केस 3, 40, फिर से प्रेशर 40 ले रहा हूं, तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए था? आइडियल सिचुएशन में वॉल्यूम 25 होना चाहिए था। बराबर है, तो देखो अभी मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, 50 पे है, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, 25 पे आना चाहिए, ये 25 पे नहीं आया, ये 20 पे चला गया, ये ज्यादा ही कंप्रेस हो गया। ओके, ये बंदा 25 तक जा ही नहीं रहा था, 30 पे ही अटक गया था, और ये बंदा 25 के भी नीचे चला गया, 20 पे आ गया। ओके, सो ये 20 पे आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा, और ये अभी भी 1000 ही है। बराबर है, सो यहाँ पर केस नंबर 3,
the Z value will be 800 upon 1000, which is 0.8. So the Z value is less than 1. Is this gas less compressible or more compressible? More compressed. More compressible. ना ये ज़्यादा ही compress हो गया. Okay. So if the value of Z is less than 1, the gas is supposed to be more compressible. Okay, so we have three conditions. Z ka value equal to 1, greater than 1, and less than 1. If it is equal to 1, it is an ideal gas. If it is greater than 1, it is less compressible. And if it is less than 1, it is more compressible. Okay, so please write this down. सर हो गया. Okay, others done? Done, sir. Okay. अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन लिखने का एक और तरीका भी आपको बताता हूँ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. ओके, वी कैन राइट द आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एज वेल. सो PV इज इक्वल्स टू nRT. ओके, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ इस चीज को. I can also write it as P is equals to N upon VRT. Okay, दो तीन अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं. What is N? Number of moles. What is V? Volume.
किसी को याद है व्हाट इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम? मोल्स अपॉन वॉल्यूम कौन सी यूनिट थी, कोई बता सकता है? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कौन किसकी यूनिट थी, कोई बता सकता है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े हम लोग ने. मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम वाज मोलारिटी. ओके, n upon v, number of moles per unit volume, was molarity. molarity मतलब concentration. बराबर है. So I can always write P is equals to concentration into R into T. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये सेम चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये भी अपना आइडियल गैस इक्वेशन जैसा ही हो जाएगा. CRT स्क्वायर ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर मोलर कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. अब देखो मैं और घुमा के कैसे लिखता हूँ. P is equals to n upon V into R into T है ना. What is n? नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं अगर आपको याद हो तो? नंबर ऑफ मोल्स was supposed to be weight upon molecular weight. Do you guys remember? Okay, कैपिटल M लिख देता हूँ और इधर W लिख देता हूँ. Number of moles was supposed to be weight upon molecular weight. So जहाँ पे number of moles लिखा है वहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, weight of the gas, molecular weight, और ये volume तो है ही. Okay, weight, molecular weight and volume. But do you know that weight upon volume, what is weight upon volume? Anybody, what is mass upon volume? अभी किया? Anyone, mass upon volume? Density. Density. Very good. Yes, so I can always write it as density. So P is equals to density upon M R T. मैं ये M को यहाँ पे ले लेता हूँ, तो PM is equals to density into R into T, where M is the molecular weight. So इसमें कौन कौन क्या क्या है वो तो बाकी सब तो अपने को पता ही है. M is the molecular weight and rho is the density. ओके, सो ये मेरा तीसरा इक्वेशन है. ये भी आइडियल गैस है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ओरिजिनली आइडियल गैस इक्वेशन तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी रहने वाला है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. ओके, बट यू कैन ऑलवेज राइट इट इन डिफरेंट वेज, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कोई ऐसा पूछ के नहीं आएगा कि इस तरह से लिखा है. दे कैन गिव यू एनी रिलेशनशिप, दे कैन गिव यू डेंसिटी न्यूमेरिकल ऑल्सो, दे कैन गिव यू नंबर ऑफ मोल्स, दे कैन गिव यू कॉन्सेंट्रेशन एज वेल. ओके, ये PM इज इक्वल P इज इक्वल टू CRT जो है ना, ये अपन यूज करने वाले इन अ चैप्टर कॉल्ड इक्विलिब्रियम. ये यूज होता है यूजुअली. अभी एक और चैप्टर है कॉल्ड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन स्टैंडर्ड 12. Okay, so these equations are very useful in other chapters also. Please write this down.
We done? हाँ सर. Others done? Yes, sir. Okay, please mark it important. All the three formulae कभी भी use किए जा सकते हैं, आगे काम आएंगे. Alright. मैं एक concentration term आपको फिर से दिखा रहा हूँ, just आपके revision के लिए, mole fraction. Okay, और उसको फिर हम लोग एक छोटे से derivation में use करने वाले. That's the last thing that we will do today. What is mole fraction? Mole fraction का simple formula था number of moles of solute upon total number of moles. Okay, so number of moles of the solute upon total number of moles. So अगर हम लोग बोलते हैं बहुत सारे number of moles है, there are three components. Assume करते थे there are three components. So there is N1 which is component 1, N2 which is component 2, and N3 which is component 3. तो आप मोल फ्रैक्शन किसी का भी निकाल सकते हो. तो अगर मैं बोलूं कि मुझे x1 का निकालना है, तो इट विल बी n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3. इट विल बी n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3. इस तरह से अपन मोल फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं. ओके, तो प्लीज इतना सा फटफट लिख लीजिए मोल फ्रैक्शन होता क्या है. ओके, और फिर तुरंत ही मैं आपको एक डेरिवेशन सिखाता हूँ आज का, एंड दैट्स द लास्ट पार्ट फॉर टुडे. हो गया सर. Okay. So there is something called as a partial pressure. अभी नाम में ही है partial pressure. Partial मतलब क्या, एक पार्ट. तो अगर मैं हूँ और आप तीन चार लोग हैं, हम लोग अज्यूम करते हैं कि चलो ना फॉरगेट तीन चार लोग, ये कंटेनर है. ओके, inside this container there is oxygen gas, there is nitrogen gas, there is hydrogen gas and there is carbon dioxide gas. चारों गैसेस मिलके प्रेशर दे रहे. ओके, आजू बाजू के वॉल्स पे. तो चारों गैसेस जब मिलके प्रेशर दे रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रेशर. लेकिन अगर कोई पूछेगा कि सिर्फ हाइड्रोजन का कितना है ये टोटल प्रेशर में से, सो PH2 is supposed to be partial pressure for hydrogen. Okay, PH2 is supposed to be partial pressure for hydrogen. समझ में आया. तो चार पांच लोग मिलके अगर ये दीवार को धक्का मार रहे हैं तो उसको हम लोग टोटल प्रेशर बोलेंगे. लेकिन टोटल प्रेशर में से सिर्फ मेरा कितना है, दैट इज कॉल्ड एज अ पार्शियल प्रेशर. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पार्शियल प्रेशर राइट नाउ, एंड इट इज गिवन बाय अ पर्टिकुलर साइंटिस्ट, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स. तो अपन पहले डेरिवेशन देख लेंगे और फिर स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करेंगे जरूरत पड़ी तो. ओके, तो बहुत ही सिंपल है. वी ऑल नो दैट PV is equals to nRT. ओके, वी ऑल नो दैट PV is equals to nRT. तो अगर तीन गैसेस है अज्यूम करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ दैट P1 N1. सर काय को V1 काय को नहीं लिखा? बिकॉज बेटा कंटेनर सेम है ना. कंटेनर अगर ये डब्बा है, ये डब्बे में आप कोई भी गैस डालो सबका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस. तो देखो मैंने V1 अलग नहीं लिखा है, प्रेशर अलग है, नंबर ऑफ मोल्स अलग है. वैसे ही मैं P2 लिख सकता हूँ, P2V is equals to N2RT. वैसे ही मैं P3 लिख सकता हूँ.
ओके अज्यूम करते हैं ऐसे 3 गैस है अपने पास. ओके अंदर 3 गैसेस है 1 2 एंड 3. ओके और वो तीनों का आइडियल गैस इक्वेशन इस तरह से बैठता है. इधर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर देयर, तो n टोटल इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 प्लस n3 ना. इसके 5 है, उसके 5 है, इसके 5 है, तो टोटल मिला के 15 मोल्स हुए कि नहीं. ओके सो नंबर ऑफ मोल्स टोटल इज दिस. तो अगर कोई बात करेगा प्रेशर टोटल की, अगर इसी में कोई पी टोटल की बात कर दे, तो पी टोटल का भी तो फॉर्मूला ऐसा ही बनेगा ना. आइडिया इक्वेशन तो इक्वेशन होता है. तो पी टोटल इज इक्वल इनटू वी इज इक्वल्स टू एन टोटल इनटू आर इनटू टी. पी टोटल इनटू वी इज इक्वल्स टू एन टोटल इनटू आर इनटू टी. आई होप ये आपको समझ में आया हो. तो कोई भी एक को उठा लो, कोई भी एक का रेशियो निकाल दो. ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है. ओके सिंपल फॉर्मूला. देखो सब जगह मैंने पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी यूज किया, कुछ खास फर्क नहीं किया मैंने. आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ. ओके सो अभी मैं कोई भी एक इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ कि चलो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 4. तो देखो क्या आएगा, P1V अपॉन P टोटल V is equals to N1 RT upon N total RT. RT RT कैंसिल, VV कैंसिल, क्या बचेगा? P1 अपॉन P टोटल बचेगा कि नहीं. P1 अपॉन P टोटल is equals to N1 upon N total. But what is N1 upon N total? अभी थोड़ी देर पहले देखा, N1 upon N total is mole fraction. Okay, so P1 upon P total is mole fraction. Mole fraction का सिंबल क्या था, x था ना, x1. So Dalton's law of partial pressure का फॉर्मूला क्या है पता है, that partial pressure of gas 1 is equal to total pressure of the container multiplied by mole fraction of gas 1. Okay, partial pressure is equals to total pressure multiplied by mole fraction. That is your Dalton's law of partial pressure. Partial pressure is the product of total pressure and the mole fraction. Okay, once again see, क्या किया अपन ने, 3 गैस कंसिडर किए अंदर. अगर 3 गैस कंसिडर किए तो तीनों का आइडियल गैस इक्वेशन बैठेगा. ओके फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी n1 plus n2 plus n3. ऑब्वियसली तीनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स उतना ही आने वाला है. सो पी टोटल का अगर फॉर्मूला निकालने बैठूंगा तो सेम फॉर्मूला बैठेगा, सिर्फ 1 2 3 के बदले टोटल लिख रहा हूँ. अभी किसी को भी एक को रेशियो में डाल दो, तो अपन ने 1:4 का रेशियो डाला. तो P1 अपॉन P1V अपॉन P टोटल V is equals to N1 RT अपॉन N टोटल RT. RT कैंसिल, VV कैंसिल, कितना बचेगा. बट व्हाट इज N1 अपॉन N टोटल, मोल फ्रैक्शन, थोड़ी देर पहले ही देखा, और P टोटल वहां भेज दिया मैंने. तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन. तो शब्दों में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, दैट पार्शियल प्रेशर is equals to total pressure multiplied by mole fraction. Okay, partial pressure is equals to total pressure multiplied by mole fraction. Okay, so please write this down, Dalton's law of partial pressures.
केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर्स करवा दिए? दिस इज द थर्ड चैप्टर गोइंग ऑन. चैप्टर नंबर 1 हुआ, चैप्टर नंबर 2 और ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है. We done? Yes, sir. एक मिनट सर. हो गया. Okay. So what we'll do here is we'll stop here for today. In the next lecture, we'll finish off the छोटा मोटा theory part जो भी बचा है वो, and we'll take up the numericals. Alright? तो कोशिश करते हैं कि अगले लेक्चर में हम लोग आधे घंटे में theory खत्म करके last का 1 hour we'll take up the numericals as many as possible, and let's try to finish the chapter. Okay? So we'll stop here. Thank you so much all of you. अगले लेक्चर में मिलते हैं, which is tomorrow, I think tomorrow 3:30 p.m. So let's finish the chapter, all right, tomorrow. Chalo. Bye guys. Bye, Thank sir. you. Bye, sir. Bye, sir. Bye.